ओके, तो आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा एक्चुअली द बीम स्ट्रेंथ किसी भी एक तीत का, एक स्क्रू गियर का, एक तीत का बीम स्ट्रेंथ क्या चाहिए होता है। तो वी कैन राइट हियर द बीम स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रू गियर टूथ। जैसे जैसे दो गियर हमारा है, ओके, तो एक गियर वन मान लेते हैं, गियर इसको मान लेते हैं गियर पिनियन। अगर ये दोनों एंगेज होता है तो ये रोटेट कब होगा? जब ये चीज़ देखो, इस फोकस पर, इस दो उंगली में दो गियर का तीत अगर एंगेज्ड है, ओके, तो दो तीत के बीच में एक गियर एंगेज होता है। जब इसको ऐसे होगा तब ये फोर्स इसके ऊपर लगा ताकि ये रोटेट कर सकेगा। तो ये फोर्स, इसका जो थोड़ा डायरेक्शन देखोगे कि इट्स देयर सम इंक्लाइनेशंस, तो यहाँ पर इंक्लाइनेशन होने पर ही इसको फोर्स लगाएगा। तो इसका एक फिगर हम बना देते हैं कि एक ओके, ये तीत है, एक तीत का दूसरा तीत यहाँ पे हम लोग एक पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे बना दें, ओके। तो यहाँ पे देखोगे कि ये इनक्लाइन होता है, ओके। यहाँ पे ये दो तीत हैं, जो तीत के बीच है, तो एक इनक्लाइन लगा के इस पर फोर्स लगाएगा। तो इसके ऊपर एक जो फोर्स लगाएगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे फोर्स लगाएगा, जो तीत का पॉइंट कांटेक्ट। तो इधर से हम ऐसे बना लें कि ये इसके ऊपर हो गया फोर्स। तो ये फोर्स जो दो गियर के बीच का जो बैटिक एंगल हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोल सकते हो प्रेशर पॉइंट, प्रेशर लाइन। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक देखोगे एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। दिस इज द एक्सिस द टीथ, और ये चीज़ यहाँ से पास होकर चला जाएगा। क्योंकि हम कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग नॉर्मल एक्सिस ले लेंगे। इट्स हैज टू कंपोनेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। तो अगर ये मेरा WN है, जो नॉर्मल रिएक्शन इस पर काम कर रहा मेरा है, ये WR नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं वो यहाँ पे है, और ये WT जो कि असल में यही फोर्स इसको रोटेट करवाएगा। दिस इज़ अ गियर। अगर ये गियर का देखोगे, गियर यहाँ पे भी हमारा एक तीत होगा, यहाँ पे भी हमारा एक तीत होगा, मतलब एक तक हमारा सब कुछ तीत ही है, जगह तीत होगा। तो ये जो फोर्स है, कोई दो गियर है, दो गियर के बीच का है, तो ये जो फोर्स है ये ट्राई करेगा कि एक दूसरे को सेपरेट करेगा। क्योंकि एक गियर यहाँ पे है, एक गियर तो मैं यहाँ पे होगा, एक गियर ये बना दी, तो दो गियर के बीच का यहाँ बात हो रहा है। ये जो है वो ट्राई कर रहा है कि ये जो फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स, वो यहाँ पे लगेगा पॉइंट ऑफ प्रेशर एंगल पे। तो इसका दो कंपोनेंट WR और WT, ये फोर्स इधर लगेगा तो यही सेम फोर्स, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जब ये गियर इस पर फोर्स लगाएगा, जैसे कि ये गियर इस पर फोर्स लगा रहा, तो ये भी तो इसके पर फोर्स लगाएगा। तो फिर इसके साथ भी दो कंपोनेंट होगा मेरा, ओके। तो ये जो लगेगा मेरा कंपोनेंट, तो इस हिसाब से एक फोर्स इधर लगेगा तो एक फोर्स इसके हिसाब से उधर लगेगा। तो ये तो दो गियर जो होगा, ये फोर्स एक दूसरे को सेपरेट करना चाहेगा, लेकिन ये फोर्स क्या है, इस ट्राई टू रोटेट। देखो यहाँ पे जैसे लगेगा तो टॉर्क लगेगा, क्या होगा, ये घूमना शुरू हो जाएगा अबाउट दिस सेंटर। तो असल में यही फोर्स है जो इसके ऊपर बेंडिंग फोर्स देगा। तो ये एक तरह का फोर्स अगर हम इसको देखेंगे, ये में फिक्स पार्ट हो गया। और इसको अगर हम लोग ऐसे कैंटिलीवर बीम देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे हम लोग हैं, तो ये अगर हम फिक्स कर दिए, इसको इसे फिक्स कर दिए, तो ये एक तरह का हमारा कैंटिलीवर बीम की तरफ काम करेगा, ट्राई टू रोटेट। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा मेरा। तो अगर यहाँ से इसको मान लेते हैं कि मेरा H है, H मतलब लेंथ ऑफ दिस टीथ, ओके। और इसका अगर 3D ले लेगा हम लोग, 3D ले लेते हैं, इट्स 3D, ये 3D होता है मेरा गियर। तो इसका B हो गया, और ये हो गया इसका थिकनेस मतलब थिकनेस ऑफ टीथ। तो इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का चलते तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होगा।
तो इसमें हमारा इक्वेशन होगा बेंडिंग मोमेंट at this free axis line is equal to moment m equal to wt into h मतलब height, the force into height, the first equations. second equations, तो यहाँ पे मेरा मोमेंट लगेगा, इट्स कैलकुलेटेड. सेकेंड थिंग्स कि हाउ कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस. तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाई आई. तो मोमेंट है y एंड i. अब ये सब कैसे हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे देखोगे ये तो मेरा एक लेंथ हो गया, जैसे इस तरह का. यहाँ पे फोर्स लगा WT, इसका हाइट हो गया h, तो बेंडिंग मोमेंट लग गया. लेकिन इसमें जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा, तो ये ट्राई करा इसको रोटेट के लिए. तो इसमें जो मेरा ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये वाला चीज़, तो B इंटू टी. ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ ऐसे देखोगे तो ये हो गया मेरा बीम लेंथ h, और इसका क्रॉस सेक्शन हो गया B इंटू थिकनेस. जस्ट इसको मैच करके देखो ये चीज़, तो ये h हो गया, तो ये हो गया मेरा, तुम मान लो ये मेरा B हो गया, ये कितना हो गया T. ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये भी इसका रेक्टेंगुलर शेप का हो गया है क्रॉस सेक्शन एरिया. तो मोमेंट y क्या होगा, तो देखोगे ये इसके अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो t के अबाउट घूम रहा है. ओके, जैसे ये इसको हम लोग इस व्यू से देखेंगे, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये यहाँ से मेरा b हो गया, ये मेरा t हो गया. तो ये चीज़ जो है ये इस तरह से घूमेगा, तो इसके एक्सिस के अबाउट घूम रहा है. ओके, ये चीज़ बेंडिंग की वजह से, तो ये t को काट रहा है, तो इसका y क्या होगा मेरा, तो y का वैल्यू होगा t बाई हाफ. ओके, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस, और i जो होगा वो होगा 12 बाई बी टी क्यू. जिसको काटेगा उसका पावर क्यू ले लेते हैं इमेज. दोनों चीज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं. ओके, तो वी गेट द इक्वेशन बेंडिंग स्ट्रेस. तो सिग्मा बी इक्वल टू मोमेंट हो गया डब्ल्यू टी इंटू एच. ओके, वाई हो गया टी बाई हाफ, और इसका वैल्यू हो गया 1/12 बी टी क्यू. इसको तो सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकाल के कितना लोड इसको हम दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम लोड हम लोग इसके ऊपर दे सकते, ताकि ये रोटेट हो सके, ताकि बिना ये ब्रेकिंग होते हुए. तो बेंडिंग स्ट्रेस का एक स्ट्रेंथ हो गया जो यील्ड पॉइंट से मुझे मिलेगा, इसके यील्ड पॉइंट की तुलना में हम कितना फोर्स हम दे सकते हैं. तो यहाँ पे मेरा डब्ल्यू टी को कितना निकालेंगे, तो सिग्मा बी को डब्ल्यू टी विल बी बेंडिंग स्ट्रेस इंटू b into t squared by 6h. This equations. Okay, this is our static load condition. मैंने यहाँ पे static load हम देंगे, तभी जाके ये चीज़ रोटेट करेगा. अब इसमें कुछ पैरामीटर्स देखना पड़ेगा किस किस चीज़ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पीस सर्कल डायमीटर भी होता है. वो सब तुम पढ़ चुके होगा थ्योरी ऑफ मशीन्स में, इसलिए ज़्यादा इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर हम लोग. तो नाउ अब इसमें मेरा पीस सर्कल जो होता है वो होता है मेरा पाई बाई एम. ओके, तो पाई बाई एम, क्योंकि इसे पीस सर्कल फार्मूला होता है. इस चीज़ को अगर हम लोग ये डिज़ाइन के हिसाब से कितना पाई, कितना नंबर ऑफ मॉड्यूल, कितना नंबर ऑफ तीर, इस पर डिपेंड करता है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग हैं. तो बोथ साइड से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माने एक साइड से डब्ल्यू टी इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी इंटू टी स्क्वायर बाई 6h इंटू पाई एम बाई पाई एम. ठीक है ना. ये इस तरह के जो इक्वेशन है वो एक्चुअली लिविस कर रहा है, लिविस. तो डब्ल्यू टी इक्वल टू सिग्मा बी इंटू पी, इसको बोलते हैं पी सर्कल, पी सी, और ये हो गया टी स्क्वायर बाई 6h, ये हो गया मेरा पी सी. ओके, तो ये जो मैं पी सी हो गया, यहाँ पे हम पैरामीटर्स को निकाल दिए हैं. इस इक्वेशन की जो टर्म हुआ, इसका नाम दिया गया है टी स्क्वायर बाई 6h पी सी, इज कॉल्ड द लुईस फॉर्म फैक्टर.
ये फैक्टर से मुझे पता चलता है, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पता चलता है कितना थिकनेस, कितना इसका लेंथ और कितना इसका पीस सर्कल होना चाहिए, ताकि हम डिज़ाइन कर सकें। क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन होता है वो हमारे इस सभी पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो ये लुईस फैक्टर हो गया। लुईस फैक्टर नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग्स अलग अलग हो सकता है हमारा। तो इस चीज़ को लुईस फॉर्म फैक्टर वाई से रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली लुईस इक्वेशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लुईस इक्वेशन वो हो गया टोटल जो स्टैटिक्स लोड अप्लाई करेंगे इक्वल टू सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इंटू विड्थ बी इंटू पिच सर्कल एंड देन दिस कॉल्ड वाई। वाई मतलब लुईस फॉर्म फैक्टर वाई। इसको हम डब्ल्यू टी इक्वल टू सिग्मा बी बी, इसको बोल सकते हैं पाई एम इंटू वाई। दिस इज कंप्लीट। तो यहाँ पे मेरा जो एम होता था मॉड्यूल जिससे हम डिज़ाइन कंसिडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ टीथ कितना होना चाहिए हम मॉड्यूल्स का मतलब पता चलाते हैं। तो ये हमारा एक लुईस फॉर्म फैक्टर हो गया। इस पर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पे हम क्लास में ये देखेंगे कि इस पर हम लोग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और वाई जो मेरा ये मेरा फैक्टर है वो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हम क्योंकि जो डिज़ाइन करते हैं थ्योरी मशीन्स में किस हिसाब से उसको गियर को तैयार करते हैं, रिवोल्यूट करते हैं, उसका यूज़ हम लोग करते हैं, अलग अलग डाटा पर करते हैं। ओके है। तो वाई का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है, वो नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है। तो इसका लेके जनरल इक्वेशन होता है मेरा, उसका यूज़ करके हम सीधे वाई को निकाल देते हैं। तो वाई का जो मेरा है टी स्क्वायर एच पी सी, ये ना करके सीधे नंबर ऑफ टीथ पे निकाल सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू जो लुईस देखा कि ये जो वैल्यू हुआ ये नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है और कुछ अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये लुईस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। उसने देखा कि वाई का वैल्यू टी स्क्वायर पर सी पी एच होता है। इसके जगह पे अगर हम चाहेंगे तो अलग अलग चीज़ों पे लिख सकते हैं। इसका जो मेरा इक्वेशन हुआ तो वो दिखा देते हैं हमें किताबों में। तो ये देखो वाई का वैल्यू अलग अलग चीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वाई का वैल्यू अलग अलग नंबर ऑफ टीथ पर अलग अलग एंगल पे हम तैयार करते हैं। तो उस हिसाब से हम वाई का वैल्यू ले लेते हैं। ओके, तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट डे हम इस पर देखेंगे कैसे हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ और फैक्टर्स भी हम इस पर कंसीडर करेंगे। ओके।